हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं राज ज्ञान दृष्टि। आज हम यूक्रेन और रसिया कॉन्फ्लिक्ट्स की चर्चा अपने इस वीडियो में कर रहे हैं और इसमें हम जानेंगे कि प्रमुख बिंदु क्या हैं इस संघर्ष के और पृष्ठभूमि क्या रही है इसकी। तो यूक्रेन और रूस सैकड़ों वर्षों के सांस्कृतिक, भाषाई और पारिवारिक संबंध साझा करते हैं। रूस और यूक्रेन में कई समूहों के लिए देशों की साझा विरासत एक भावनात्मक मुद्दा है और जिसका चुनावी और सैन्य उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया गया है। सोवियत संघ के हिस्से के रूप में यूक्रेन रूस के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली सोवियत गणराज्य था और रणनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण था। संघर्ष के कारण क्या हैं? शक्ति संतुलन। जब से यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ है और रूस और पश्चिम देशों ने इस क्षेत्र में सत्ता संतुलन को अपने पक्ष में रखने के लिए लगातार संघर्ष किया है। पश्चिमी देशों के लिए बफर जोन है। अमेरिका और यूरोपियन संघ के लिए यूक्रेन रूस और पश्चिम के बीच एक महत्वपूर्ण बफर जोन है और रूस के साथ तनाव बढ़ने से अमेरिका और यूरोपीय संघ यूक्रेन को रूसी नियंत्रण से दूर रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है। काला सागर में रूस की रुचि। काला सागर क्षेत्र का अद्वितीय भूगोल रूस को कई भू राजनैतिक लाभ प्रदान करता है। सबसे पहले, यह पूरे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और काला सागर तक पहुँच सभी तटीय एवं पड़ोसी राज्यों के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरे, यह क्षेत्र माल एवं ऊर्जा के लिए एक महत्वपूर्ण पारगमन गलियारा है। यूक्रेन में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं इसको लेकर। तो यूरो मैदान यूरोपीय स्क्वायर यूक्रेन में प्रदर्शनों और नागरिक अशांति की एक लहर थी जो नवंबर 2013 में कीव, यूक्रेन की राजधानी में नेज़ालेंजोस्ती मैदान, स्वतंत्रता स्क्वायर में सार्वजनिक विरोध के साथ शुरू हुई थी और रूस और यूक्रेशियन आर्थिक संघ के साथ घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देने के साथ यूरोपीय संघ के साथ समझौते पर हस्ताक्षर को निलंबित करने के यूक्रेनी सरकार के फैसले के साथ विरोध तेज हो गया था। अलगाववादी आंदोलन। पूर्वी यूक्रेन का डोनबास क्षेत्र, डोनबास और लुहानस्क क्षेत्र वर्ष 2014 से रूसी समर्थन अलगाववादी आंदोलन का सामना कर रहा है। यूक्रेन सरकार के अनुसार आंदोलन को रूसी सरकार द्वारा सक्रिय रूप से समर्थन दिया जाता है और रूसी अर्धसैनिक बल यूक्रेन सरकार के खिलाफ अलगाववादियों की संख्या 15% से 80% के बीच है। क्रीमिया पर आक्रमण। रूस ने यूक्रेन से क्रीमिया को जब्त कर लिया था 2014 में और जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार किसी यूरोपीय देश ने किसी अन्य देश के क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया था। यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप, क्रीमिया पेनिनसुला पर कब्जा क्रीमिया में रूसी सैन्य हस्तक्षेप के बाद हुआ और यह वर्ष 2014 की यूक्रेनी क्रांति के बाद हुआ जो दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन में व्यापक अशांति का हिस्सा था। क्रीमिया के आक्रमण और उसके बाद के विलय ने रूस को इस क्षेत्र में समुद्र तटीय लाभ दिया है और यूक्रेन की नाटो सदस्यता। यूक्रेन ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो से गठबंधन में अपने देश की सदस्यता में तेजी लाने का आग्रह किया है और रूस ने इस तरह के एक कदम को रेड लाइन घोषित कर दिया है जो अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठनों तक इसकी पहुंच के परिणामों के बारे में चिंतित है। काला सागर बुल्गारिया और जॉर्जिया, रोमानिया, रूस, तुर्की और यूक्रेन से घिरा है और ये सभी नाटो देश हैं। नाटो देश और रूस के बीच इस टकराव के कारण काला सागर सामरिक महत्व का क्षेत्र है और यह संभावित समुद्री फ्लैट पॉइंट्स है। अब मिन्स्क समझौता क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। मिन्स्क फर्स्ट यानी मिन्स्क के 2 समझौते हुए
उसमें जो पहला समझौता था और दूसरा समझौता था, इसको हम बारी बारी से जानेंगे, समझेंगे। तो यूक्रेन और रूसी समर्थित अलगाववादियों ने सितंबर 2014 में बेलारूस की राजधानी में 12 सूत्रीय युद्ध विराम समझौते पर सहमति व्यक्त की थी। इसके प्रावधानों में कैदी का आदान प्रदान और मानवीय सहायता की डिलीवरी और भारी हथियारों की वापसी शामिल थी, और दोनों पक्षों द्वारा उल्लंघन के बाद यह समझौता शीघ्र टूट गया। फिर मिन्स्क का सेकंड समझौता हुआ वर्ष 2015 में। फ्रांस और जर्मन की मध्यस्थता के तहत मिन्स्क सेकेंड शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद एक खुला संघर्ष टल गया था। इससे विद्रोही क्षेत्रों में लड़ाई को समाप्त करने और सीमा को यूक्रेन राष्ट्रीय सैनिकों को सौंपने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इस पर रूस यूक्रेन के प्रतिनिधियों, सुरक्षा और यूरोप में सहयोग के लिए संगठन ऑर्गेनाइजेशंस फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशंस इन यूरोप OSCE, तो रूसी समर्थक अलगाववादी क्षेत्रों के नेताओं द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। OSCE विश्व का सबसे बड़ा सुरक्षा उन्मुख अंतर सरकारी संगठन है। इसके जनादेश में हथियार नियंत्रण, मानवाधिकारों को बढ़ावा देना, प्रेस की स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव जैसे मुद्दे शामिल हैं। अब वर्तमान में क्या स्थिति है यूक्रेन रसिया कॉन्फ्लिक्ट्स की, उसको हम जानेंगे। तो रूस अमेरिका के आश्वासन मांग रहा है। जो रूस है वह अमेरिका से यह आश्वासन चाहता है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किया जाए। हालांकि अमेरिका ऐसा कोई आश्वासन देने को तैयार नहीं है। इसने देशों के मध्य गतिरोध की स्थिति उत्पन्न कर दी है, और जिस कारण हजारों रूसी सैनिक यूक्रेन पर आक्रमण करने के लिए तैयार हैं, और पश्चिमी देशों से प्रतिबंधों में राहत और अन्य रियासतें प्राप्त करने के लिए रूस यूक्रेन की सीमा पर तनाव बढ़ा रहा है, और रूस के खिलाफ अमेरिका या यूरोपीय संघ द्वारा किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई विश्व के समक्ष एक बड़ा संकट उत्पन्न कर देगी, और अब तक इसमें शामिल किसी भी पक्ष द्वारा इस पर विचार या बातचीत नहीं की गई है। अब भारत का क्या रुख होगा इस पूरे तनाव को लेकर? तो पश्चिम शक्तियों द्वारा क्रीमिया में रूस के हस्तक्षेप को लेकर भारत निष्पक्ष बना हुआ है, और नवंबर 2020 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस UN में यूक्रेन द्वारा प्रायोजित एक प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया, और जिसमें क्रीमिया में कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन की निंदा की गई थी, जबकि इस मुद्दे पर पुराने सहयोगी रूस द्वारा समर्थन किया गया था। अब काला सागर पूर्वी यूरोप और पश्चिम एशिया के बीच स्थित है, और यह दक्षिण पूर्व और उत्तर में क्रमशः पोर्टिक, काकेश और क्रीमिया की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। काला सागर भी कर्च जलमरुमध्य द्वारा आज़ोव सागर से जुड़ा हुआ है, और तुर्की जलमरुमध्य प्रणाली डार्डेनेल्स, बोस्फोरस और मरमारा सागर, भूमध्य सागर तथा काला सागर के बीच एक ट्रांजिशन जोन्स के रूप में कार्य करती है। काला सागर के सीमावर्ती देश में रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया शामिल हैं। काला सागर के जल में ऑक्सीजन की भारी कमी है, और आगे की राह क्या होगी? अब स्थिति का एक व्यवहारिक समाधान मिन्स्क शांति प्रक्रिया को पुनर्जीवित करना है। अंततः इसके लिए अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों को दोनों पक्षों को बातचीत फिर से शुरू करने तथा सीमा पर सापेक्ष शांति बहाल करने के लिए मिन्स्क समझौते के अनुसार अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने हेतु प्रेरित करना चाहिए। तो जो भी कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं दोनों देशों के बीच, उसके समाधान के लिए जो मिन्स्क का समझौता है उसको लागू किया जाए, वही समाधान हो सकता है। तो आगे भी हम इस विषय पर और चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।